बात की थी कि फेफड़े कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम खुद फूलेंगे, हम खुद सिकुड़ेंगे। फेफड़े क्या बोलते हैं? फेफड़े बोलते हैं कि हमारे अंदर हवा भरोगे तो हम फूलेंगे, मतलब हमारे ऊपर से दाब हटेगा तो हवा भरेगी, हमारे ऊपर दाब पड़ेगा तो हमारे अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। ऐसा फेफड़ा आपस में बात नहीं करता है। शरीर के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही है, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। हल्की हल्की सी सर्दी आ चुकी है, गुलाबी सर्दी, जिसमें आलस थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो अपने को पूरा फोकस्ड रहना है। कोशिश करो कि नींद ज्यादा हावी नहीं बने, ठीक है। स्कूलें बंद है और आगे भी बंद रहेगी, जैसा कि सरकार ने बताया है। पता नहीं कब तक खुलेगी। तो चलो अपनी मेहनत कंटिन्यू चलने दो, ठीक है। क्योंकि अब लंबा समय हो गया है तुमको बैठे हुए। जो रेगुलर पढ़ रहे उनको नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे जो बहुत टाइम से गांव में मजे कर रहे एकदम से, ठीक है, आज शहर में रह रहे, वो शहर में मजे कर रहे। तो अब थोड़ा सा जाग जाओ, सोने की कोशिश कम करो। जाग जाओ मतलब माइंडसेट को तैयार करो कि अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। चलिए, क्योंकि अपना यहाँ पे यज्ञ चालू है। ये यज्ञ अश्वमेध का घोड़ा है, नीट एग्जाम तक चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं अपने बारे में। हमने कल मानव के श्वसन तंत्र के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार की पेशियां है, जिनको नाम दिया जाता है अंतरापरशुक पेशियां। क्या बोला जाता है? अंतरापरशुक पेशियां। इंग्लिश में बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। शॉर्ट में अपन लिखेंगे ICM। तो इंटरकोस्टल मसल्स या अंतरापरशुक पेशियां। कल परशु का वर्ड किसके लिए यूज किया था? पसलियों के लिए। किसके लिए यूज किया था? पसलियों के लिए। तो पसलियों के बीच का स्पेस अंतरापरशुक अवकाश कहलाता है, ठीक है। तो कहां उपस्थित होती है? पसलियों के मध्य अंतरापरशुक अवकाश में उपस्थित होती है, ठीक है। और दो प्रकार की होती है। मैंने सोचा लाल लाल ही क्यों चल रहा है, केवल मार्कर, दोनों लाल मार्कर ही हाथ में थे, ठीक है। दो प्रकार की पेशियां है। एक है EICM, एक है IICM, ठीक है। पूरा नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उधर क्या हो जाएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हिंदी में नाम क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे? बाहरी अंतरपरशुक पेशियां। अब ये इतना अंतरापरशुक की तरफ जा रहे हो, इससे बढ़िया अपने को क्या याद रखना है? हिंदी वाला नाम ही, इंग्लिश वाला नाम ही याद रखना। ये आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, ठीक। तो ये दोनों कहां उपस्थित है और किसमें शामिल होगी वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो, पसलियों के मध्य अवकाश के अंदर उपस्थित है, उस अवकाश को अपन बोलते हैं अंतरापरशुक अवकाश। तो पसलियों के मध्य का अवकाश के अंदर ये इस तरीके से उपस्थित। सपोज करो ये एक ऊपरी पसली है और ये नीचे वाली पसली, ठीक है। तो ये जो EICM है वो कुछ इस तरीके से उपस्थित है, ठीक है। मतलब ऊपरी पसली के पृष्ठ सतह पर और निचली पसली के अधर सतह पर जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो कहां पर है? ऊपरी पसली के पृष्ठ सतह पर तथा
निचली पसली के अधर सतह से जुड़ी। आसान, ठीक है। आईआईसीएम कहां उपस्थित है? देखो इधर आईआईसीएम उपस्थित है यहां पर, थोड़ा सा फर्क आ गया। ऊपरी पसली की अधर सतह और निचली पसली की पृष्ठ सतह पर, तो सेम लाइन तो सेम है, बस पृष्ठ और अधर खत्म हो गया, ठीक है। तो ऊपरी पसली के अधर सतह पर तथा निचली पसली के पृष्ठ सतह से जुड़ी होती है। सही बात है, आसान, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऊपरी पसली के पृष्ठ सतह पर जुड़ी हुई। अब देखो इनके अंदर क्या होगा, जब मान लो ये हमारे पास है आईआईसीएम। आईआईसीएम में संकुचन होगा तो पसलियां पास पास आएगी, ठीक है। पसलियां क्या आएगी? पास पास आएगी, इनफैक्ट नीचे की तरफ आएगी। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर की तरफ उठती है, तो जब आईआईसीएम का संकुचन होगा तो पसलियां वापस से अपने मूल स्थान पे लौट आएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी। कहने का मतलब पसलियों की मध्य दूरी कम होगी। जब इसका संकुचन होगा, अगर मैं बोलूं कि यहां से कोई इस चीज को इस तरीके से खींचने लग जाए तो पसलियां कहां जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। तुम खुद सोचो ना, इसको अगर मैं खींचूंगा इस तरीके से तो पसलियां बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ गति करती है। तो अब इन दोनों के जो रोल रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इधर देखो, ये सामान्य श्वसन में शामिल, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे किस तरीके से शामिल होती है, जबकि आईआईसीएम जो है वो रहती है सामान्य श्वसन में शामिल है। आईआईसीएम किसमें शामिल है? बलपूर्वक होने वाले वही श्वसन में, बलपूर्वक श्वसन में शामिल, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे की बातें करेंगे। तो ये आसान, ये अगर आता है तो तुमको आगे वाला टॉपिक आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हटा देते हैं इसको भी। मिटाना बहुत भारी हो जाता है सर्दियों में। हाँ जी, तो अब अपन बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा दैट इज संवातन की प्रक्रिया, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो संवातन या ब्रीदिंग की प्रक्रिया में क्या क्या प्रॉब्लम होती, क्या क्या पार्ट शामिल होगा। सॉरी, मेरा ध्यान कुछ और प्लान करने में लगा हुआ है कि आगे क्या करना है। हाँ, तो आगे क्या करना है, मतलब इसको थोड़ा सिस्टम और बेटर करेंगे। हाँ, अब बताओ। संवादन की प्रक्रिया मतलब सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ब्रीदिंग जिसको बोला जाता है, उसके दौरान क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। तो दो तरीके की प्रक्रियाएं शामिल होती है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया। इस दौरान क्या होता है, वायु का मूवमेंट या वायु का आवागमन होता है। और वायु का आवागमन किसके आधार पर होगा? वही दाब प्रवणता के आधार पर। दाब प्रवणता के आधार पर। और दाब प्रवणता के अंदर भी कहां से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का मूवमेंट होगा। आसान है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति होगी। अब वायु की गति हो रही है अगर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो उच्च दाब और निम्न दाब क्रिएट तो करना पड़ेगा। कहां पर बनेगा, कहां पर कैसे दाब का निर्माण होगा, कैसे दाब कम होगा घटेगा, उस सब के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की है यहां पर, दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक होती है अंतःश्वसन, जिसको अपन निःश्वसन भी बोलते हैं।
और दूसरा है बाह्य श्वसन या बहिःश्वसन, इसको बोला जाता है इंस्पिरेशन, उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन, ठीक है। चलिए, तो अंतःश्वसन में क्या और बहिःश्वसन के अंदर क्या भाग रहेगा, इधर देखो। तुम सांस लेकर देखो, तुमको लगेगा कि कुछ एक्टिव काम हो रहा है। तुम सांस छोड़ के देखो, पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो अंतःश्वसन जो है वो कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, सक्रिय प्रक्रिया मानी जाती है। कैसी प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस। जबकि बहिःश्वसन जो होती है वो पैसिव या निष्क्रिय प्रक्रिया मानी जाती है। एक्टिव प्रोसेस है, बहुत कम समय लगता है, इसके अंदर लगते हैं 2 सेकंड, इसके अंदर लगते हैं 3 सेकंड। मतलब अपन एक बार सांस लेते छोड़ते हैं तो कितना सेकंड हो गया, 5 सेकंड। इसलिए तो बोलते हैं हम 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं, 12 से 16 बार। कितनी बार लेते हैं, 12 से लेकर 16 बार। तो ऑन एन एवरेज वही हमारे पास आ गया। अब जो नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है यूपनिया। क्या बोला जाता है, यूपनिया। एक कल पढ़ा था अपन ने डिस्पनिया, नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया जिसको बोला जाता है यूपनिया, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखना, या इसको उदर श्वसन भी बोला जाता है, उदरीय श्वसन। डन, आसान। इतनी बातें अगर तुमको पता है तो अब अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की प्रक्रिया तुमको आसानी से आ जाएगी। नोट करो जल्दी से। चलिए, अब अपन एक एक करके अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब अंतःश्वसन में क्या होगा और बहिःश्वसन में क्या होगा, इंग्लिश में बोला जाएगा इंस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हमारे जो है वो फेफड़े का हिस्सा है, या हमारी वक्ष गुहा के अंदर फुफ्फुस गुहा का संरचना इस तरीके की, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम, और इसके पास में ऑब्वियसली दोनों तरफ क्या लगी हुई है, पसलियां लगी हुई है। तुम एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर तुमको ये आसानी से चीजें दिखेगी। और इस तरीके से ये पसलियों के साथ में जो पेशियां जुड़ी हुई है, इस तरीके का एक डायग्राम देखोगे तुम। ठीक है, ये हमारा वक्षीय गुहा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये इस दौरान इसके अंदर सपोज करो यहाँ पे फेफड़े लगे हुए, ये फुफ्फुस गुहा है। कौन सी है, फुफ्फुस गुहा, चलिए। अब हमको दाब क्रिएट करना है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गैसों को भेजना है। तो हम वायुमंडल के दाब को तो चेंज नहीं कर सकते। वायुमंडल के दाब तो वायुमंडल का दाब तो वायुमंडल के हिसाब से बदलेगा, हमारे हिसाब से थोड़ी ना बदलेगा, और वो लगभग नियत रहता है। हम हमारे अंदर के दाब को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर के दाब को वायुमंडल के दाब से बढ़ा दिया जाए, हमारे अंदर मतलब फेफड़ों के अंदर, ठीक है, और कहीं पे दाब नहीं बढ़ाना। हाँ, अब उस फेफड़ों के अंदर के दाब को अगर बढ़ा दिया जाए तो वायुमंडल के दाब कम पड़ जाएगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब हो जाएगा। अगर हमारे फेफड़ों के अंदर का दाब जो है, या फुफ्फुस गुहा के अंदर का दाब थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हमारे अंदर दाब कम, वायुमंडल का दाब अधिक, उच्च दाब से निम्न दाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। 2 चीजों का संकुचन होगा अंतःश्वसन के दौरान, ठीक है। पहला डायफ्राम संकुचन हुआ। क्या हुआ, डायफ्राम का संकुचन। डायफ्राम का संकुचन होगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है। डन। चलिए, डायफ्राम संकुचन होगा तो
आयतन में वृद्धि हुई, ठीक है, आयतन में वृद्धि बढ़ गया। कौन से अक्ष में? अग्र पश्च अक्ष में। ये क्या बात आ गई नहीं, ठीक है। अग्र पश्च अक्ष क्या आ गया? हमारे शरीर के, कल ही मैंने शायद क्लास में बताया तुमको, ये वाला अग्र भाग है और नीचे की तरफ जिस तरफ पूंछ भाग रहता है उसको क्या बोला जाता है? पश्च भाग बोला जाता है। तो डायफ्राम इस तरीके से फ्लैट हो रहा है, तो आयतन में जो वृद्धि हो रही है वो किस अक्ष में हो रही है? अग्र पश्च अक्ष के अंदर आयतन में वृद्धि हो रही है। क्लियर? आसान। दूसरा बात, दूसरी बात संकुचन होता है, EICM संकुचन, EICM का संकुचन। EICM का संकुचन होगा तो पसलियां और जो स्टर्नम जो स्थिति, उरोस्थिति, वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठेगी तो वक्ष गुहा का आयतन या फुफ्फुस गुहा का आयतन कुछ इस तरीके से वृद्धि कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो, हाँ पहले ये बात लिख लेते हैं। EICM का संकुचन हुआ तो क्या हुआ? पसलियां व स्टर्नम, पसलियां व स्टर्नम ऊपर की ओर उठते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर बोल सकते हैं या बाहर की ओर। ठीक है, तो अब की बार फिर से क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा। अब की बार आयतन कौन से अक्ष में बढ़ा है? पृष्ठ अधर अक्ष में। मान लो कि ये मानव का शरीर है, मान लो कि ये मानव का शरीर है, तो अग्र पश्च अक्ष में तो उसकी वजह से बढ़ा था, अब पृष्ठ और अधर अक्ष में वृद्धि हुई है। ठीक है, हमारी पसलियां कहां पर है? इस तरफ है, और स्टर्नम कहां है? इस तरफ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ आ रही है तो कौन से अक्ष में? पृष्ठ अधर अक्ष में, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के अंदर ये आदान प्रदान या फिर ये बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन बढ़ जाता है। डन। चलिए, तो आयतन के अंदर इस तरीके की वृद्धि हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आयतन में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई, अतः दाब या प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी तुलना में कम हो जाएगा? वायुमंडल के दाब की तुलना में दाब अंदर की तरफ कम हो जाएगा। तुम जानते हो कि एक जैसे रूम भरा हुआ है हवा से, अब इसी रूम को डबल कर दिया जाए तो हवा तो उतनी की उतनी अंदर, तो उसका आयतन तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस रूम का आयतन बढ़ जाएगा, पर हवा का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली यहीं पे हो रहा है, आयतन अगर बढ़ी, अब तुमको फुफ्फुस गुहा ये माननी है डॉट डॉट वाली, तो पहले की तुलना में तो आयतन बढ़ गया, दाब क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए वायु फेफड़ों में प्रवेश करेगी। फेफड़ों में क्या करेगी? प्रवेश। वायु का फेफड़ों में प्रवेश हो गया। डन। वायु फेफड़ों में प्रवेश कर ली है। उस दौरान दो चीजें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि फुफ्फुस गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम। ठीक है, तो फुफ्फुस गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम है, इसीलिए इस तरीके से गैस अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीज है कि अंतःश्वसन के दौरान वायु को अंदर लाना है तो हमको अंदर का दाब कम करना पड़ेगा। उसके लिए दो चीजें हो रही है, डायफ्राम का संकुचन हो रहा है, तो डायफ्राम संकुचन होने की वजह से चपटा हो जाएगा, तो आयतन बढ़ गया। कौन से अक्ष में? अग्र पश्च अक्ष के अंदर आयतन बढ़ गया। दूसरा चीज किसका संकुचन हुआ? EICM का संकुचन हुआ, जिसकी वजह से पसलियां और स्टर्नम ऊपर की ओर उठते हैं या बाहर की तरफ उठ जाते हैं। बाहर की तरफ इस तरीके से उठे हैं तो क्या हो रहा है इसके अंदर? बाहर की तरफ स्टर्नम और पसलियां बाहर की तरफ उठे हैं, तो आयतन फिर बढ़ा है किसके अंदर? पृष्ठ अधर
अक्ष में, ठीक है, और पृष्ठ अधर अक्ष में आयतन बढ़ेगा तो ओवरऑल आयतन में वृद्धि हुई, ओवरऑल आयतन में वृद्धि होगी तो दाब कम होगा, वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी, फुफ्फुस गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम रहता है इस अवस्था के दौरान। यही पूरी अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए नोट करो इसको जल्दी से, और नोट करना जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया, बहिश्वसन की प्रक्रिया। तो बहिश्वसन के दौरान समझ करो हमने सांस ली रखी है और हमारी जो वक्ष गुहा है वो इस तरीके से फूली हुई है, तुलनात्मक रूप से ऐसी हो चुकी है, ठीक है, वक्ष गुहा इस तरीके से फैली हुई है। तो बहिश्वसन के दौरान सिंपल से सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायफ्राम शिथिलन, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम का जैसे ही शिथिलन होगा, डायफ्राम पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति जिसको बोला जाता है डोम शेप, उस स्थिति में आ जाता है, पुनः गुंबदाकार स्थिति। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, EICM का शिथिलन। किसका हो जाएगा, EICM का शिथिलन। EICM का शिथिलन जब होगा तो डायफ्राम फिर जो पसलिया और स्टर्नम है वो भी अपनी मूल स्थिति में लौट आएंगे। ठीक है, तो डायफ्राम की बार बार पसलिया व स्टर्नम मूल स्थिति में लौट आते हैं, नीचे की तरफ आ जाएंगे। मूल स्थिति में आ गए हैं, इस दौरान ऐसा हुआ है, बात समझ में आ रही है, डायफ्राम अंदर की तरफ गया है। तो अब बताओ ये जो डॉट डॉट लाइन में दिख रही है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल आयतन में कमी, आयतन में कमी होगी तो दाब बढ़ जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो गया, और वायु फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। यही तो होगा बहिश्वसन की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, वायु बाहर की तरफ चली जाती है, वायु फेफड़ों से बाहर की तरफ चली जाए। सपोज करो यहां हमारे फेफड़े लगे हुए, ठीक है, तो इसके इन फेफड़ों के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। हमने कल बात की थी कि फेफड़े कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम खुद फूलेंगे, हम खुद सिकुड़ेंगे। फेफड़े क्या बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं कि हमारे अंदर हवा भरोगे
तो हम फूलेंगे, मतलब हमारे ऊपर से दाब हटेगा तो हवा भरेगी, हमारे ऊपर दाब पड़ेगा तो हमारे अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। ऐसा फेफड़ा आपस में बात नहीं करता है, शरीर के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो हुआ आयतन, दाब, फाइल, फेफड़ों से बाहर जाना, ये सब कुछ हो जाएगा, बहिःश्वसन हो जाएगा। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट लाइन कंपटीशन वालों के लिए की, फुफ्फुस गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। सही बात है, और वायु शरीर से बाहर चली जाती है। तो अंतःश्वसन, थोड़ा सा अंतःश्वसन के बारे में ध्यान रखना है। डायफ्राम का संकुचन, ईआईसीएम का संकुचन। यहाँ पे डायफ्राम और ईआईसीएम दोनों का शिथिलन हो जाता है, मूल स्थिति में लौट आते हैं, आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। तो ईआईसीएम का रोल तो आया ही नहीं। ईआईसीएम का रोल होता है किसके अंदर? ईआईसीएम का रोल होगा अपने फोर्सफुल रेस्पिरेशन के अंदर या बलपूर्वक बहिःश्वसन के दौरान होगा। इसको नोट तो कर लिया था, नहीं कर लिया हो तो पीछे जाके नोट कर लो, ठीक है। ये देखो इतना मिटाने में दिक्कत होता है, इसलिए मेरे को वीडियो को बार बार रोकना पड़ता है, फ्लो नहीं बन पा। कोशिश करेंगे अपन वापस से चॉक बोर्ड की तरफ चले, ठीक है। चलिए अगला बलपूर्वक श्वसन या खासकर बलपूर्वक श्वसन में बहिःश्वसन, उसके अंदर संकुचन होता है। सीधा सीधा याद रखना, आईआईसीएम, अभी अपन ने बात भी किया था, आईआईसीएम व उदरीय पेशियों का संकुचन। पेशियों का संकुचन, उदरीय पेशियों का संकुचन होगा और आईआईसीएम, इनकी वजह से क्या हो जाएगा? आयतन में कमी, आयतन में क्या जाएगी? कमी। उदरीय पेशियों के संकुचन की वजह से आंतरांग ऊपर की तरफ, आंतरांग डायफ्राम को ऊपर धकेलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इधर, मेरा शरीर ही मेरा चित्र है, ठीक है। यहां पर देखो तुम, अगर हमारे उदर के अंदर, उदर मतलब पेट, पेट की पेशियों में संकुचन होगा तो हमारा स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, आमाशय, अग्नाशय और यकृत, ठीक है। हिंदी को सुनते हैं तो अपने को अपनापन लगता है, ठीक है। तो आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब की सब क्या करेगी? ऊपर की तरफ खिसकेगी। ऊपर की तरफ खिसकेगी तो ये जो अपना डायफ्राम है, इस डायफ्राम को ऊपर की तरफ धक्का देगी। ऊपर की तरफ धक्का देगी तो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसकी वजह से आयतन में अत्यधिक कमी हो जाएगी, आयतन में अत्यधिक कमी। और आयतन में जब अत्यधिक कमी होगी बेटा, तो वायु बलपूर्वक बाहर जाएगी, वायु बलपूर्वक बाहर, ठीक है। इसी को तो अपन फोर्सफुल एक्सपिरेशन कहते हैं। ऐसा कब कब होता है? ऐसा हमारे साथ होता है जब अपन योग करते हैं, योगाभ्यास के दौरान, योगाभ्यास के दौरान। और कब होता है? जब अपन एक्सरसाइज करते हैं। और कब होता है? जब अपन छींकते हैं या खांसते हैं, तेजी से हवा बाहर आती है, छींकते या खांसते समय, कफिंग और स्नीजिंग के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके का जो होता है उसके अंदर ध्यान रखना। तो हमको एक बात सिंपल सी ध्यान रखनी है कि आईआईसीएम जो है वो किस में शामिल नहीं है? सामान्य श्वसन के अंदर शामिल नहीं होती है। वो किसके अंदर शामिल है? वो बलपूर्वक श्वसन के अंदर शामिल है। और हम जानते हैं कि बलपूर्वक श्वसन कैसी प्रक्रिया है? बलपूर्वक श्वसन ऐच्छिक प्रक्रिया है। अतः किसके कांटेक्ट में होगी ये? मस्तिष्क के सेरिब्रम, किसके अंदर? मस्तिष्क के सेरिब्रम के नियंत्रण में। सामान्य श्वसन की प्रक्रिया जो है वो ऐच्छिक नहीं है, वो ऐच्छिक नहीं, अपने आप होती रहती है। तुम चाहो तो भी रोक नहीं सकते हो उसको, वो चलती रहेगी। लेकिन जो बलपूर्वक बहिःश्वसन है, जैसे हम योग कर रहे हैं, ऐसे जब कर रहे होते, लोगों को देखा है ना, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया होती है उस दौरान कैसी होती है? बलपूर्वक प्रक्रिया होती है। तो उस बलपूर्वक प्रक्रिया के
कारण बलपूर्वक प्रक्रिया या ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सेरिब्रम, जिसको तुम बोलते हो प्रमस्तिष्क, उसके नियंत्रण में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी का अपन आगे कल पढ़ेंगे। डन।